सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इतिहास का फर्स्ट चैप्टर, और ये है आपका पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी ऐड एंड ब्रेक के। तो अब ये जो पार्ट 2 है, नाम है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। अब पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 में। इसको आप याद रखने लायक है, ये तिथि ये आपसे पूछा जा सकता है आगे। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिपत्य था। वहाँ पे सिर्फ एक ही राजा था जिसका अधिपत्य वहाँ पे चलता था। अब फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल कर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। वे वहाँ से बदल कर इसके यहाँ पे आ गई थी। आगे की बात कहते हैं। क्रांति ने एक बात की घोषणा की थी कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। अब ये जो गठन किसके द्वारा होगा? राष्ट्र के लोगों द्वारा किया जाएगा, और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। तो अगला बार पढ़ता हूँ मैं। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। एक सामूहिक वो समूह में बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अब पितृभूमि और नागरिकों जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था। उन दोनों, जो पितृभूमि यानी जो पिता की भूमि होती है, उसको हम पितृभूमि कहते हैं। ओके। समुदाय के विचारों पर उन सब ने बल दिया था, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अंततः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुन लिया गया था। एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया था, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। जो पहले राजध्वज था उसको हटाकर उसको लगा दिया गया था। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। जिनका किसके द्वारा किया गया था? एक समूह के द्वारा किया गया था उनका चुनाव, और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया था। स्टेट जनरल का नाम क्या बदल के रखा गया था? नेशनल असेंबली। इसको आपको याद रखना है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नई स्तुतियाँ रची गई हैं, शपथें ली गई थी, शहीदों का गुणगान हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। किसके नाम पर होता है? एक राष्ट्र के नाम पर हुआ था कि ये सारी बातें राष्ट्र के नाम पर की गई थी। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी नई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए थे। उन्होंने सबके लिए समान कानून बनाए थे। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए थे। जो आयात और निर्यात शुल्क थे, सामान को बाहर ले जाना, उसके लिए समाप्त कर दिए गए थे। और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई थी। उनको उनको नापा जाता था, एक समान व्यवस्था में नापा जाता था। ओके, आगे पढ़ते हैं हम। क्षेत्रीय बोलियों को हस्तांतरित किया गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। अब राष्ट्र की साझा भाषा पेरिस में क्या बन गई थी? जो वहाँ पे ज़्यादातर बोली जाती थी फ्रेंच भाषा, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन चुकी थी। ओके। सो पहले एक बार ये देख लेते हैं मेन पॉइंट, जो चित्र 2 में क्या दे रखा है। एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ, जिसके पत्रकार एडियास रेबान ने 1798 में डिजाइन किया था। इसे किसे डिजाइन किया था? एडियान रेबमान ने। कब किया था? 1798 में। देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखिए। ओके, इन्होंने डिजाइन किया था। आगे पढ़ते हैं। देखो ये डिजाइन किया था इन्होंने, आप देख सकते हैं। ये और ये डिजाइन किया था इन्होंने। आते हैं नीचे। फ्रेंच ब्रास्टील में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है। यह किला जर्मन प्रांत केसेल से निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था। जो पत्रकार था कहाँ रहता था? एक मेज नामक शहर के अंदर वो रहता था। ओके, आगे है। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। किसका सदस्य? वो जैकोबिन गुट का सदस्य था, ये जो जिसने इसको डिज़ाइन किया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो पहले इसको पैरे को पूरा करते फिर चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। उनका क्या लक्ष्य था कि वो जो फ्रांस को क्या करेगा, निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने से मदद करेगा, उनको इकट्ठा करने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों ने अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जब उन्हें पता लगा मध्य वर्गों को और छात्रों को, तो वो भी उनमें जुड़ गए थे। उनकी गतिविधि और अभियानों ने उन्हें फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया था। उन्होंने जो काम किया था और उनके अभियान चलाए थे, उसके कारण जो फ्रेंच सेनाओं के लिए उनका एक नया रास्ता तैयार हो गया था। जो 1790 के दशक 1790 के दशक में हॉलैंड, ये क्या है देश है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसे। जैसे इटली के इन सब इलाकों में घुस गए थे। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी थी। और इनको कहाँ ले जा रही थी, इन सेनाओं को विदेशों में ले जाने लगी थी राष्ट्रवाद के विचार पर बल देकर। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, जो नेपोलियन के नियंत्रण में था विशाल क्षेत्र, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। जो फ्रांस में पहले ही चालू हुआ था, वहाँ पे नेपोलियन ने बाद में चालू किया था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन को निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया तथा ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत या कुशल बन सके। आगे 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अब 1804 की नागरिक संहिता किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। कब हुई थी, 1804 में। ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। उसने जो जन्म पर आधारित अधिकार मिले थे उनको समाप्त कर दिए थे। उसने कानूनों के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। इन सब के लिए तो अंदर की सबकी संपत्ति के लिए उन्हें जो अधिकार बनाया, सुरक्षित बनाया ताकि सबकी संपत्ति सुरक्षित रह सके। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया था। जहाँ पे नियंत्रण नहीं था उन क्षेत्रों में भी इन्हें लागू किया गया था। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन के नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था, इसे आसान बनाया था। सामंती व्यवस्था को खत्म किया। सामंती व्यवस्था जो थी पहले, उसको खत्म किया था। किसानों को भू दास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति कराई। जो किसान भू दस्त से परेशान हो रहे थे उनको मुक्ति दिलाई थी। इस बात से शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण हटा दिया गया था। जो उनके संघों के कारण उन पर नियंत्रण जो इतने सारे थे उनको हटा दिया गया था। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया था। आने जाने की जो थी, जो गाड़ी घोड़े नहीं थे उस टाइम, उसको सुधार किया गया था, उनमें व्यवस्था लाई गई थी। किसान, कारीगरों, मजदूरों को नए उद्योगपतियों ने नई नई मिलें आज़ादी चखी। किसानों, कारीगरों को नई नई चीज़ें प्राप्त हुई, नए नए रोजगार मिले। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप का एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन से सहूलियत होगी, उनसे सहूलियत इनसे मिल जाएगी। चलते एक बार चित्र ये देख लेते हैं। चित्र 4, जेबक्रेन जर्मनी में स्वतंत्रता के विपक्ष का रोपण ये दिखाया गया। देख लीजिए आप ध्यान से देखिए। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जर्मन चित्रकार है कार्ल कैस्पर पीटर्स द्वारा बनाया गया। इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जैकोबिन शहर का कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाक में पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए युवा महिलाओं को तंग कर रहे थे और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे थे। ये दिखाया गया वही, ठीक है। स्वतंत्रता के विपक्ष पर लगाई हुई पट्टी पर जर्मन में लिखा था, उनका अनुवाद था, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे का व्यंग्य है और वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्ति न जाते थे। तो चलते हैं अगले पैरे पर। ये लास्ट पैरा है, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे और ये चित्र भी आपको मैं बता दूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका एक और नया पार्ट।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इस पैरे को ख़त्म करते हैं फटाफट से। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया थी। जो जीते हुए लोग थे उनकी जो फ्रांसीसी शासन में वो भी मिले हुए थे उनके साथ। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे अनेक स्थानों कौन कौन से हॉलैंड आ गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली की तरह स्वागत किया गया था। इन सबका जैसे उनको तोहफा दिया जा रहा है वैसे उनका स्वागत किया गया था। मगर यह शुरुआती उत्साह, जो इनका उत्साह था शुरुआत में, शीघ्र ही दुश्मनी बदल गया था। दुश्मनी क्यों बदल गया था आगे देखते हैं। जब यह साफ होने लगा, जब उनको पता लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, जो राजनीतिक व्यवस्था पहले लाई गई थी स्वतंत्रता उसके अनुरूप थी ये सारी व्यवस्था, तो उनको दुश्मनी बदल गए थे वो सब। बढ़े हुए कर, उन पर कर बढ़ा दिए गए थे। सेंसरशिप और बाकी यूरोप की जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती की जाने लगी थी, और हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे को भी कई ज़्यादा नज़र आने लगे थे। और जो नुकसान हल्के हल्के हो रहे थे उनको ज़्यादा दिखाया जाता है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, और लोगों से अच्छा व्यवहार किया नहीं जा रहा था, इसलिए उनके जो तोहफा था वो दुश्मनी बदल रहा था, उनके व्यवहार चेंज हो गया था। सो हम इस चित्र फिफ्थ को देखते हैं, फिर वीडियो को करेंगे एंड। तो अगर आप फटाफट से चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ये चित्र 5 देखते हैं फटाफट से हम। पहले आप चित्र देख लीजिए, ये है चित्र 5, रॉयल लैंड का डाकिया। ये एक डाकिया है लाइप्सिंग से आते हुए, जो लाइप्सिंग से आते हुए सब कुछ गवा देता है, सब कुछ बिखरा देता है, गवा देता है। देखो इसकी सारी जो चिट्ठियाँ नीचे गिर रही हैं, देख सकते हैं आप। देखते हैं आगे। जहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिंग की लड़ाई हार कर, जब लाइप्सिंग की लड़ाई हार गया था नेपोलियन, फ्रांस लौटते हुए डाकिए के रूप में दर्शाया गया है। जो फ्रांस लौटता डाकिए के रूप में उसे दिखाया गया है, उसके झोले से गिरती हुई चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हुए हैं। उसके जो झोले से सारी चिट्ठियाँ गिर रही हैं उस पर भूभागों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्हें अब वह हरा चुका है। जिन सारे इलाकों को वह हरा चुका है वो सारी चिट्ठियाँ उसके गिर रही हैं, उसके नाम से वो सारी चिट्ठियाँ गिर रही हैं। तो कहता हूँ हम वीडियो को एंड। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम एक को नए पार्ट के साथ। तो आप, ये है पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो मैं चलता हूँ, गुड बाय। आऊँगा एक को नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।